स्टूडेंट्स, कल हमने जो माइकोप्लाज्मा है उस माइकोप्लाज्मा के लक्षण उसके बारे में हमने अध्ययन किया, लक्षण के बारे में। दूसरा, हमने कल माइकोप्लाज्मा की जो संरचना है उस संरचना के बारे में भी हमने अध्ययन किया है और देखा है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है वो कोशिका भित्ति रहित कोशिका में है। इसकी जो झिल्ली होती है वो त्रिस्तरीय होती है, जो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए या डीएनए होता है। आरएनए क्या होता है? डीएनए। इसके अलावा हमने कुछ विशेष बात भी पढ़ी थी। सूक्ष्म विज्ञान के जोकर किनको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। पादप जगत के जोकर किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। कोशिका भित्ति रहित जीवाणु किसको कहा जाता है? तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। अब वास्तव में यदि देखा जाए तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ये जीवाणु ही है, लेकिन फिर भी इसको जीवाणु के साथ में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये कोशिका भित्ति रहित जीवाणु है और बाकी के जो जीवाणु होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अब हम देखेंगे ये जो माइकोप्लाज्मा का जो वर्गीकरण है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हम लिख सकते हैं माइकोप्लाज्मा का वर्गीकरण। वास्तव में क्या हुआ था कि पहले वैज्ञानिकों ने माइकोप्लाज्मा को जीवाणु के साथ ही रखा था, लेकिन जब इसकी संरचना के बारे में पता चला कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती तो जो अंतरराष्ट्रीय समिति है उस अंतरराष्ट्रीय समिति ने सन 1966 में एक अलग वर्ग है माइकोप्लाज्मा का, मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल वर्ग में रख दिया था। इसको अलग से वर्ग में रखा है। इसको जीवाणु से इसको अलग कर दिया, जीवाणु से अलग करके, और 1986 में 66 में मॉलिक्यूल वर्ग में इसको रख दिया था माइकोप्लाज्मा, क्योंकि ये कोशिका भित्ति रहित क्या है? कोशिका में। अब देखो इसका, अगर हम बात करें इसके वर्ग की, तो इसका जो वर्ग है वो क्या है आपका? मॉलिक्यूल। वर्ग हम लिख सकते हैं इसका मॉलिक्यूल। ये तो इसका हो गया आपका वर्ग। अगर हम बात करते हैं घन की, तो घन है इसका माइकोप्लाज्मोटेल्स। माइकोप्लाज्मोटेल्स ये आपका घन हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम कुल है इसका माइकोप्लाज्मोटेसी। इसके बाद वंश है आपका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रो है ध्यान रखना, माइक्रोप्लाज्मा। और लास्ट है जाति। इसकी जो जाति है वो है आपकी माइकोप्लाज्मा। ये वर्गीकरण है माइकोप्लाज्मा का। तो सबसे पहले इसको जीवाणु के साथ रखा गया, लेकिन अब अलग से इसको मॉलिक्यूल जो वर्ग है उसमें रखा गया है, जिसका वर्ग मॉलिक्यूल है। घन माइकोप्लाज्मोटेल्स है, कुल माइकोप्लाज्मोटेसी है, वंश माइक्रोप्लाज्मा है, और इसकी जो जाति है वो है आपकी माइकोप्लाज्मा। तो ये आपका माइकोप्लाज्मा का क्या हो गया है? वर्गीकरण।
आगे देखो, अब हम माइकोप्लाज्मा में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारी हेडिंग होगी माइकोप्लाज्मा में जनन। अगर माइकोप्लाज्मा में जनन को देखा जाए तो 3 विधियों के द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा भी होता है, मुकुलन द्वारा भी होता है और तरुण प्रारंभिक कोशिकाओं द्वारा। तरुण प्रारंभिक कोशिकाओं द्वारा 3 प्रकार का जनन है, खंडन, मुकुलन और तरुण प्रारंभिक कोशिकाओं द्वारा। ये दोनों विधियां हम पढ़ चुके हैं, खंडन भी और मुकुलन भी हमने जीवाणु में पढ़ी थी। सेम मुकुलन जो जीवाणु में पढ़ी है उसी प्रकार से माइकोप्लाज्मा में भी जनन होता है। खंडन जो हमने पढ़ी है तो खंडन के द्वारा भी मतलब टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वो नए माइकोप्लाज्मा में विभक्त हो जाता है। इसमें मुकुलन विधि में क्या होगा, माइकोप्लाज्मा के पास वाले भाग से एक अतिवृद्धि निकलेगी और यह अतिवृद्धि आगे चल करके मुकुल का निर्माण करती है और विकसित होकर के वृद्धि करके नया माइकोप्लाज्मा बना लेता है। सबसे मोस्ट जो माइकोप्लाज्मा में जनन है वो है आपका तरुण प्रारंभिक कोशिकाओं के द्वारा। तो अब हम जो जनन पढ़ेंगे वो है आपका तरुण प्रारंभिक कोशिकाओं द्वारा माइकोप्लाज्मा में जनन। देखो ये आपका माइकोप्लाज्मा है। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये माइकोप्लाज्मा की कोशिका झिल्ली जो त्रिस्तरीय होती है, तो हम सीधा ही नाम ले सकते हैं त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली। त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके अंदर पढ़ाई है आपने, ये द्विकुंडलित देह जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, द्विकुंडलित देह वह बेटा द्विकुंडलित देह। इसके अलावा एक कुंडलित आरएनए इसमें होता है, एक कुंडलित आरएनए पूरा ये हिस्सा, इसमें सारे एंजाइम्स वगैरह ये सब पाए जाते हैं, जिसको कोशिका द्रव्य होता है। ये आपका पूरा कोशिका भित्ति इसको होती नहीं है क्योंकि कोशिका भित्ति है। कोशिका क्या होता है कि इसका ये जो कोशिका द्रव्य होता है बेटा, इसे बनाएंगे हम कोई त्रिस्तरीय बनानी है इसको हमें, और आकृति इसकी कैसे भी हम बना सकते हैं सब। इसका ये जो कोशिका द्रव्य वाला स्थान होता है, यहाँ पर इसके भीतर अनेकों गोल संरचनाएं होती है, अनेकों गोल संरचनाओं का ये निर्माण करता है। गोलाकार बोलते हैं जिनको, ये आपकी गोलाकार संरचना है। ये जो इसका कोशिका द्रव्य वाला भाग होता है उसमें इस प्रकार से गोलाकार संरचनाओं का क्या होता है, ये गोलाकार संरचना। ये जो गोलाकार संरचनाएं हैं इन्हीं को नाम देती है तरुण प्रारंभिक कोशिका। क्या नाम दिया बेटा इनको, तरुण प्रारंभिक कोशिका। कोशिका बहुत सारी है इसलिए इनको नाम दिया है तरुण प्रारंभिक कोशिका। अब जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहती है तो ये जो तरुण प्रारंभिक कोशिका है ये अंदर ही रहेंगे इसके,
प्रतिकूल परिस्थिति तक। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति, तो जो अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये जो त्रिस्तरीय जो कोशिका झिल्ली का जो स्तर होता है, ये कोशिका झिल्ली फट जाती है। क्या हो जाती है बेटा? ये फट जाती है। त्रिस्तरीय जो कोशिका झिल्ली है ये फट जाती है, फट गई। और फटने पर ये जो तरुण प्रारंभिक जो संरचना है ये इस तरीके से इससे बाहर निकल आती है। ये आ गया तरुण प्रारंभिक संरचना। अब ये प्रारंभिक जो तरुण प्रारंभिक संरचनाएं हैं ये अनुकूल परिस्थिति में बेटा अंकुरित होती है, अंकुरित होगी। प्रत्येक तरुण प्रारंभिक संरचना अंकुरित होती है और अंकुरित होने के बाद फिर इनमें वृद्धि होती है और वृद्धि करने के बाद नया माइकोप्लाज्मा बना लेती है, नया माइकोप्लाज्मा बना लेती है। हम यहाँ लिख सकते हैं नए माइकोप्लाज्मा। बहुत सारी तरुण कोशिकाएं हैं, नए माइकोप्लाज्मा, नए क्या बना लेती है? माइकोप्लाज्मा। एक बार फिर से, सबसे पहले क्या होता है कि जो माइकोप्लाज्मा होता है इसके भीतर कोशिका द्रव्य में अनेक छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें तरुण प्रारंभिक कोशिकाएं कहते हैं। क्या नाम दिया बेटा? तरुण प्रारंभिक कोशिकाएं। अब जब ये भित्ति फटती है, या हम कह सकते हैं कि जब ये त्रिस्तरीय कोशिका झिल्ली फटती है तो फटने पर ये तरुण प्रारंभिक कोशिकाएं बाहर निकल आती हैं। अब बाहर निकल गई। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये अंकुरित होने लगती है। अंकुरित होने के बाद इनमें वृद्धि होती है और नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण करती है। बहुत सारे जितनी भी तरुण प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, प्रत्येक तरुण प्रारंभिक कोशिकाओं से नए माइकोप्लाज्मा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इनमें जो जनन है वो बड़ी तीव्र गति से होता है, क्योंकि खंडन से भी हो रहा है। जितने टुकड़े हो जाएंगे, प्रत्येक टुकड़ा जिसमें आनुवांशिक पदार्थ का हिस्सा है, उस प्रत्येक टुकड़े में नया माइकोप्लाज्मा बन जाएगा। उससे मुकुलन से भी माइकोप्लाज्मा की जनन की प्रक्रिया होती है। अब माइकोप्लाज्मा में जो नष्ट है वो है इसकी हानिकारक गतिविधियां, अर्थात माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग। देखिए माइकोप्लाज्मा के द्वारा कौन से रोग होते हैं। अब हम माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग, माइकोप्लाज्मा के द्वारा जंतु और पेड़ पौधों दोनों में ही रोग होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पादपों में रोग। पादपों में रोग, बेटा अगर पादपों की बात करें तो मक्का में भी होता है, गन्ना में भी रोग होता है, पपीते में भी होता है, बैंगन में भी होता है। ठीक है, तो ये जो मोस्टली जो रोग है आलू में भी होता है। आलू, मक्का की यदि बात करते हैं तो मक्का में होता है इससे बोना रोग। कौन सा रोग होता है बेटा? बोना रोग। अगर इसका संक्रमण हो गया तो मक्का बोनी रह जाएगी, बोना रोग हो जाएगा। गन्ने की बात करें तो इसमें होता है धारिया रोग।
आपने देखा होगा कि जो गन्ने होते हैं उस पर ऐसी लाल लाल सी धारियाँ गन्ने में निकली रहती है, इस तरीके से ऐसी धारियाँ। तो वो जो धारियाँ रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। उस धारी वाले स्थान पर माइकोप्लाज्मा ही होते हैं। पाउडर पाउडर से आपको देखने को मिलेगा धारी वाले स्थान पर, तो वो धारियाँ रोग। पपीते में होता है बेटा गुच्छित शीर्ष रोग। गुच्छित शीर्ष रोग, गुच्छा बन जाता है पपीते का और गुच्छित शीर्ष रोग हो जाता है, और उसमें फिर उसके बाद फलों का निर्माण नहीं होता है, तो गुच्छित शीर्ष रोग हो गया। बैगन में होता है बेटा लघु पर्ण रोग। लघु पर्ण रोग, और आलू में होता है इससे कुर्ची समरोग। कौन सा रोग है? कुर्ची समरोग। ये पादपों में माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग हैं। माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले क्या है? अब यदि हम बात करें जंतुओं में रोग बेटा, जंतुओं में जो रोग होता है वो श्वसन नाल संक्रमित हो जाते हैं। श्वसन नली, हमारी जो श्वसन नली है ना वो संक्रमित हो जाती है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है और हवा में ये उड़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं। तो जैसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो हमारी श्वसन नली में चले जाते हैं और उसको संक्रमित कर देते हैं। दूसरा हम बोल सकते हैं श्वसन तंत्र संबंधित रोग। श्वसन तंत्र संबंधित क्या हो जाते हैं बेटा? रोग हो जाते हैं। श्वसन तंत्र संबंधित रोग हो जाता है। और यदि इसका संक्रमण जनन अंगों में हो जाता है तो संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है, अर्थात बंध्यता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बेटा? बंध्यता रोग। ये मोस्टली जंतुओं में या अपन कह सकते हैं मानव में होने वाले रोग हैं। अब इसका संक्रमण कैसे होता है माइकोप्लाज्मा का? तो माइकोप्लाज्मा का देखो संक्रमण, अगर हम माइकोप्लाज्मा की संक्रमण की बात करते हैं तो इसका संक्रमण एक तो अमरबेल के द्वारा होता है, जो एक पादप से दूसरे पादप में मतलब जो है माइकोप्लाज्मा स्थानांतरित हो जाता है, तो वो एक तो अमरबेल के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है बेटा? अमरबेल के द्वारा। दूसरा, जब हम कलम लगाते हैं, जब हम रोपण विधि या जो कलम विधि होती है काट करके जो कलम विधि जो लगाते हैं, तो उस कलम विधि में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है इसका, कलम विधि का। और तीसरा कीटों द्वारा। एक कीट है बेटा, वो एक पादप से दूसरे पादप में फुदकता रहता है। एक पादप की डाली से दूसरी पादप पे, दूसरे पादप से फिर किसी तीसरे पादप की डाली पे, इस प्रकार से फुदकता रहता है। और उस कीट का नाम है पाद फुदक। क्या नाम है उसका? पाद फुदक। पाद फुदक, पैरों से फुदकता रहता है ये, और इस पाद फुदक के द्वारा माइकोप्लाज्मा का संक्रमण होता है। तो ये आपका माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाले रोग, पादपों में मक्का में गोना रोग, गन्ना में धारिया रोग, पपीते में गुच्छे शीर्ष रोग, बैंगन में लघुकर्ण रोग, आलू में कुर्चीसम रोग। जंतु में देखा जाए तो श्वसन नली से संबंधित रोग, संपूर्ण श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, बंध्यता, इसका जो संक्रमण होता है अमरबेल के द्वारा, कलम विधि द्वारा और कीटों के द्वारा, पाद फुदक द्वारा इसका संक्रमण होता है। तो माइकोप्लाज्मा में जो जिसके द्वारा जो रोग होते हैं, ये इतने से ही आपके रोग हैं जिनको आपको याद रखना है। और इसकी जनन की जो प्रक्रिया है वो मोस्ट आपको तरुण प्रारंभिक कोशिकाओं के द्वारा इसमें जनन की प्रक्रिया होती है।
इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना। कल से फिर से हम लेके आएंगे आपको एक नया जीव, जिसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।